बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है एंड वी वांट टू सॉल्व इट यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड विद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम जो हमारी कन्वर्जन होती है हम इसको कन्वर्ट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिसेस में, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। रिकॉर्ड हो सकता है आज? ax इक्वल टू बी। जी, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एमएस टीम पे नहीं कर रहा लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है ये। ax इक्वल टू बी। अब यहाँ पे जब हम इसका मैट्रिक्स ए लेते हैं तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि इसमें हम कोफिशिएंट्स ले रहे होते हैं इसके लेफ्ट हैंड पार्ट के। तो 1 2 1 एंड 1 इन -1 -2 1 एंड -1 2 3 1 4 -1 -3 0 एंड 3। ये मेरे पास मैट्रिक्स जो है ये ए आ गया है, और जो इसमें कोफिशिएंट्स जिसके हमने लिए वो वेरिएबल से x1 x2 x3 एंड x4। और जो बी मैट्रिक्स है वो है -8 -20 -2 एंड 4। अब ये ax इक्वल टू बी, ये इसको हम कहते हैं लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम। और यहाँ पे जिस कंडीशन में अभी ये लिखी हुई इक्वेशंस, इनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इसको जब हम ऑगमेंट करते हैं, ऑगमेंट करने का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को बी के साथ लिख दिया जाए, बी के साथ ऑगमेंट कर दिया जाए। तो ये हमारे पास आता है 1 -1 2 -1 2 -2 3 एंड -3 1 1 1 0 1 -1 4 एंड 3। यहाँ पे -8 -20 -2 एंड 4। अच्छा, ये 3 स्टेप्स हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में स्टार्ट में होते हैं। आपने एफएससी में मेथड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके हम चलेंगे। तो हमारा टास्क ये होता है कि हमने इसको जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल का जो लोअर पार्ट होता है वो सारे का सारा 0 होता है। यानी हमें ये सारा पार्ट 0 करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 3x3 में 6 वैल्यूज जो हैं वो हमें 0 में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, इसमें जो हम रूल यूज करेंगे, ये मैं रूल इसलिए कह रहा हूँ इसको कि मे बी डिफरेंट अप्रोच यूज करके आप यहाँ पे इनको 0 कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही अप्रोच यूज करेंगे ताकि हम उसको प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट करवा सकें। अब अगर मैंने यहाँ पे 2 को 0 करना है तो इसके लिए जो मैं यूज करूंगा वो फर्स्ट रो यूज करूंगा, और चेंज भी जो मैं लेकर आनी है वो फर्स्ट रो में लेकर आनी है, सेकंड रो में चेंज लेकर नहीं आनी। फॉर एग्जांपल, अब ये मेरे पास इसको R1 कह दिया मैंने, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो मैंने क्या करना है, R2 में से कुछ माइनस करना है मैंने, और R1 को मुझे बैलेंस करने के लिए, ताकि 2 - 2 0 होगा, तो R1 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, R2 से माइनस करूंगा, मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। चेंज किस में आ रही है, R2 में चेंज आ रही है। अब यहाँ पे जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि R2 को ना आपने किसी साइन से मल्टीप्लाई करना है और ना ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है।
जो कुछ भी आपने परफॉर्म करना है जीरो करने के लिए, वो सब कुछ R1 के साथ करना है। ठीक है, यानी जिस रो में चेंज लेकर आ रहे हैं, यानी इस रो में हम जीरो बनाना चाह रहे हैं ना इस टू को, तो इस रो में चेंज लेकर आ रहे हैं, जिस रो में चेंज लेकर आ रहे होंगे उस रो को किसी साइन या नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। और जिस रो को हम यूज करेंगे, जैसे कि रो 1 को यूज कर रहे हैं चेंज लाने के लिए, तो उसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत आसानी के साथ ये आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 1 की जगह पे होता 3, 1 की जगह पे 3 होता, तो अब मुझे R1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? कोई बता सकता है? कि R2 को तो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, डेफिनेटली है। सर पहले माइनस करते सर, सिंपल कर देंगे। सर हम रो को इंटरचेंज कर लेते हैं, जिस रो में 1 है उसको ऊपर ले मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर वो फॉर डिफिकल्ट हो एग्जाम्पल जाएगा। हम हमें कोई रो प्रॉब्लम इंटरचेंज कर नहीं है। देखिए, अब आपने अपने हिसाब से नहीं सोचना, आपने कंप्यूटर के हिसाब से सोचना है, उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होता, उसको तो एक रूल फॉलो करना होता है। व्हाट इज द रूल? हमें ऐसा उसको मल्टीप्लायर चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा मल्टीप्लायर चाहिए जो कि R1 से मल्टीप्लाई हो, ऐसे इससे R2 माइनस हो, जीरो हो जाए हमारे पास। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम क्या करेंगे, R2 को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन R1 जो है इसमें हमें 3 हेडल क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पे हमने इसको 3 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद अगेन हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब R1 में जो 3 पड़ा है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और R2 का 2 इस 2 से माइनस होके आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा आंसर किया, और आपको जवाब भी क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे डिजिट्स आ जाते हैं तो भी हम हैंडल कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। इन जनरल अगर वही अप्रोच जो कि आपको वीडियो में जिन्होंने देखी है उसमें डिस्कस हुई है ये बात, कि अब जब हम इनपुट देते हैं मैट्रिक्स कोई, तो मैट्रिक्स किसी भी तरह का हो सकता है, हमें नहीं पता होता कि यहाँ पे डिजिट्स क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में बात आ रही है, हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो जब भी हमने अब इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना होगा और सिस्टम को बताना होगा कि कैसे करना है, तो हम सिस्टम से कहेंगे कि वट एवर इज इन द लोकेशन ऑफ E11, ठीक है, E11 ये लोकेशन है ना पहली जो है, इस लोकेशन में जो भी चीज है उसको उससे उसी से डिवाइड कर दो यहाँ पे, यानी जो मल्टीप्लायर बना रहे हो उसको A11 से डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई किससे करना है? जो कुछ आपके पास यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इस जगह पे जो चीज मौजूद है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होने पे वो 0 होगा। तो मल्टीप्लाई हमने करना है A21 से। तो इन जनरल कोई भी हमारे पास किसी भी तरह के नंबर्स आ जाएं, उन नंबर्स में हमें ये हमारे पास जनरल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो लॉजिक हमारे पास बनी है यही लॉजिक आपकी प्रोग्रामिंग में यूज होनी है। इसी तरह इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 था। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, R3 में भी 0 करना है और R4 में भी 0 करना है। तो R3 के लिए मुझे कोई लिखवाएगा क्या बनेगा यहाँ पे? R3 माइनस R1। R3 अच्छा, अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या होता? 4R1 4R1 -2R2 -4R1 नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो, दोबारा सोचें। 1/4 1/4 होता है, 1/4 होता है सर एग्जैक्टली। 1/4 क्यों होता? सर वरना अब देखो यहाँ पे R4 से भी माइनस करा लेते। R4 से माइनस नहीं करना हमने, यही मैं आपको रूल्स की तरह लेके जा रहा हूँ।
कि जब हमने पहले कॉलम में जीरोस जो बनाने हैं वो सिर्फ पहली रो से हमने बनाने हैं। अगर हमने किसी और रो को यूज कर लिया बनाने के लिए तो हम कभी भी उस तरफ नहीं जा सकते कि हमारे पास डायगोनल से नीचे जीरो हो जाए। ठीक है, अब ये जो पहली रो है ना, हमने इसको यूज करना है क्योंकि ये इस रो में चेंज नहीं आ रही होगी, ये रो फिक्स रहेगी इस कॉलम के अंदर। ठीक है, इस कॉलम के अंदर ये जो रो है ये फिक्स रहेगी हमारे पास। तो इसलिए हमने पहले कॉलम में जीरो बनाने के लिए पहली रो को यूज करना है, सेकंड कॉलम में जीरो बनाने के लिए सेकंड रो को यूज करेंगे, और कॉलम में जीरो बनाने के लिए थर्ड रो को यूज करेंगे। तो R3 माइनस, अब यहाँ पे देखिए R1 है, चेंज कहाँ पे आ रहा है, A11 से डिवाइड हो रहा है, नो चेंज इन इट। लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो अब किससे होना है, A31 से। तो ये जो A11 से हमने डिवाइड किया है, इस डिवीजन की वजह से ये 4 कैंसिल हो रहा है, और अगेन 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, A31 पे 1 ही रखा हुआ है। तो हमारे पास -1/4 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट बन जाएगा इफ आपकी A11 लोकेशन पे 4 मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आपको उम्मीद है ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई होगी। अब ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर लेते हैं। चेंज जो R3 में आ रही है, सिमिलरली R4 का भी हमारे पास कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अब ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये अपडेट हो गया है, हमें वहां पे भी इंडेक्स चलाने पड़ेंगे और यहाँ पे भी हम ये इंडेक्स चला रहे हैं। प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास ये इंडेक्स जो है इसका ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब फर्स्ट रो में कोई चीज नहीं है, 1 -1 2 -1 एंड -8। ठीक है, और अब सेकंड रो जो है उसमें क्या किया है, R2 -2R1, R2 - 2R1। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी लिख के करो, बाज़ स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा होता है। R2 में देखिए हमारे पास 2 है, -2 इंटू R1, ये 1 है, तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अब यही परफॉर्मेंस हमने सबके साथ करनी है। R2 की जगह पे अब अगली उसमें आके आ गया -2 आ गया, और -2 इंटू ऊपर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 हो गया, -2 +2, अगेन यहाँ पे भी 0 है और ये भी हमारे पास 0 आ रहा है, ये दोनों 0 हो गए। आगे चलते हैं, 3 -2 इंटू 2, तो ये हो गया 3 - 4, द आंसर इज -1, ये -1 आ गया। तो हर स्टेप पे आप इसको इस तरह से करोगे तो आपकी गलती के चांसेस कम होंगे, अदरवाइज एक भी मिस्टेक आपसे हो गई तो एंड तक वो मिस्टेक आपका साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सारा आंसर जो है ना आपका गलत हो जाएगा। -2 फार्मूले का आ गया और ऊपर -1 है, तो -3 +2, अगेन -1 यहाँ पे हमारे पास आ गया। सिमिलरली यहाँ पे -20 होगा, और मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, -20 -2 इंटू -8, तो +16 हो गया, -20 +16 एंड द आंसर इज -4। सिमिलरली 1 - 1 0, क्योंकि यहाँ पे सिंपल माइनस हो रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। 1 -1 ये 2 हो जाएगा हमारे पास, 1 -2 -1 हो जाएगा, 0 -1 ये 1 हो जाएगा, -2 -8 -2 +8 विच इज 6 हो जाएगा हमारे पास। आप लोगों ने ये वेरीफाई करना है साथ साथ, अभी भी साथ साथ आप इसको करते रहो, पेज पे लिखा हुआ हो, सिर्फ देखना नहीं है। आखिरी में भी यहाँ पे 1 -1 ये 0 है, -1 -1, तो -1 +1 हो गया, ये भी हमारे पास 0 हो गया। 4 -2 2 आ गया, 3 -1 ये 4 आ गया, और 4 -8 4 +8 हो गया, और ये 12 आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को आपको बताने का एक मकसद ये भी था कि यहाँ पे हमारे पास एक इशू आ गया है, हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो प्रोसीड इस वजह से नहीं कर सकते कि हमारे पास पिवट एलिमेंट 0 हो गए। ये जो डायगोनल होता है इसके जो एलिमेंट होते हैं इसको हम पिवट एलिमेंट भी कह रहे होते हैं, पिवट एलिमेंट। ये चीज अगर आपने लीनियर अलजेब्रा कोर्स
अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है ना, तो वहां पे ही आपको पिवट का अंदाजा होगा कि पिवट क्या होता है। जब उन्होंने आपको बताया होगा रिड्यूस रो एचिलेंट फॉर्म और रो एचिलेंट फॉर्म, ये जहाँ पे इसके रूल्स लिखे हुए हैं ना, वहीं पे उन्होंने प्रोसीजर भी बताया हुआ है कि आपने रिड्यूस रो एचिलेंट फॉर्म या रो एचिलेंट फॉर्म कैसे बना रहे होते हैं। तो वो वहां पे उन्होंने बात की हुई है कि पिवट क्या होता है और पिवट की इंपॉर्टेंस क्या है, लीडिंग वन क्या होता है। तो ये सारी बातें वहां पे मौजूद है। आपको उम्मीद है कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर? सर रो रिप्लेस कर लें। रो इंटरचेंज कर देंगे हम। यहाँ पे हम रो इंटरचेंज करेंगे, लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इस रो इंटरचेंज करने का बहुत बड़ा नुकसान है। और वो नुकसान ये है कि आप लोगों ने एलयू फैक्टराइजेशन पढ़ी है लिनियर अलजेब्रा में? यस सर। अब जो एलयू फैक्टराइजेशन है ये पॉसिबल नहीं रहती अगर रो इंटरचेंज अलाउड हो जाए। अगर रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड हो कहीं किसी भी गॉस एलिमिनेशन मेथड में सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए आप देखेंगे कि एलयू फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं रहती। वहां पे हमें उसके लिए कुछ चेंज लेकर आनी पड़ती है। ये जो इन्होंने बात की थी ना कि क्यू ट्रांसपोज और क्यू इनवर्स ये आपस में इक्वल हो जाते हैं ऑर्थोगोनल के केस में, ये फिर उसमें यूज होगा जब हम एलयू फैक्टराइजेशन को देखेंगे। ये रो इंटरचेंज होने की वजह से एलयू फैक्टराइजेशन फेलियर की तरफ जा रहा है। तो उस फेलियर को ओवरकम करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, और उसी स्ट्रेटेजी के अंदर ये हमारे पास ये क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इनवर्स वाला जो क्वेश्चन किया गया था, ये वहां पे इसको हम आंसर करेंगे। अच्छा, R3 को इसको इंटरचेंज कर लेंगे सिंपली। तो इसमें सर अगर हम R2 को वैसे ही रहने दें, क्योंकि हमारे पास लीडिंग वन आगे आ रहा है, हम उस वन से अगर आगे शुरू कर लें। नहीं, इस यहाँ पे हमें बेसिकली इस 2 को भी तो 0 करना है ना। जी सर। सर वो 2 जो है वो अगर 1 बन जाए, अगर हम 2 को 1 में कन्वर्ट कर दें, तो सर ये वाली पूरी रो जो है सर वो मतलब डायगोनल मतलब ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी एक तरह से। सर वो लीडिंग वन हो जाएगा ना? किस तरीके से? सर अगर हम ये R3 असल में को 2 से डिवाइड कर दें। R3 को 2 से डिवाइड कर दें तो 0 थोड़ी होगा, वो 1 ही आएगा ना। और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें तो 0 होते हैं। लेकिन सर ये इसका लीडिंग वन है ना? नहीं, लीडिंग वन तो इसका है, लेकिन सेकंड रो का लीडिंग वन तो आगे -1 बनेगा, और बनेगा तो जाके फिर अगर हम इसमें रो इंटरचेंज यहाँ पे नहीं करते तो वो जो लीडिंग वन बन रहा होगा वो -1 बन रहा होगा। और हर कॉलम के अंदर आपको एक लीडिंग वन जो है वो कोई ना कोई चल रहा होता है। नहीं सॉरी, यहाँ पे जो आपके पास लीडिंग वन बन रहा होगा वो इस -1 को जो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा -1 से, तो ये आपका यहाँ पे लीडिंग वन यहाँ पे उस केस में बनेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में, यही होता है कि अगर आपके पास पिवट एलिमेंट 0 हो जाए और उस पिवट से नीचे कोई नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, तो हम वहां पे रो इंटरचेंज कर देते हैं। और रो इंटरचेंज करने से ऑटोमेटिकली हमारे पास जो पिवट एलिमेंट होता है वो नॉन जीरो आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम वो जैसे वहां पे लीडिंग वन बना रहे होते थे, यहाँ पे लीडिंग वन नहीं बना रहे। यहाँ पे हम सिर्फ चाह रहे कि हमारे पास नॉन जीरो डिजिट आ जाए। तो थोड़ा सा डिफरेंस है उस चीज को मूव करने में। वहां पे हम लीडिंग वन लाजमी बना रहे होते थे। 0 0 -1 -1 एंड -4, और आखिरी रो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 2 4 एंड 12। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने 0 बनाना था ये ऑटोमेटिकली देखें 0 हो गए। ये मेरी एग्जांपल में होंगे, शायद आपकी क्वेश्चन में इतनी आसानी ना हो, पेपर में आएगा तो ठीक है। इस डायगोनल जो हमारे पास सेकंड कॉलम में जब हमने 0 बनानी है तो सेकंड रो को यूज करना है, और सेकंड रो को यूज करने से पहले ही ऑटोमेटिकली
सिर्फ रो इंटरचेंज करने की वजह से ये 0 हो चुके हैं। अब हमारे पास थर्ड कॉलम में हमने देखना है कि थर्ड कॉलम में हमारे पास यहाँ पे हमने 0 बनाना है और थर्ड रो को हम यूज कर रहे होंगे। तो अब मुझे कौन बताएगा कि इस पे रो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा इस 2 को 0 करने के लिए? सर रो 3 को सर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे -2 के साथ और फिर रो 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1। आवाज आपकी तरफ से काफी शोर आ रहा है बेटा। सर R4 प्लस R3 R4 प्लस 2R3। असल में हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि R4 में चेंज लेकर आनी है और R3 को हमने यूज करना है, क्योंकि हम थर्ड कॉलम में चेंज लेकर आ रहे हैं। तो थर्ड कॉलम के लिए हमेशा R3 यूज होना है एंड द चेंज विल बी इन R4। अब हमने ये देखना है कि R3 को कैसे मल्टीप्लाई करना है। सर -2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। -2 से शायद इन द एंड जाके मल्टीप्लाई करें, लेकिन सबसे पहले हमें ये वाला रूल याद रखना है कि R3 में जो चीज मौजूद है उससे डिवाइड हो रहा है, -1 से डिवाइड हो रहा है और यस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको सिंप्लीफाई होने के बाद ये बन जाएगा R माइनस इंटू -2 विच विल बी इक्वल टू R3। ठीक है, अगेन जब हम इसको करेंगे तो वी बेसिकली एडिंग R4 प्लस 2R3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन सर जब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी थी तो उसमें तो हम सर किसी एलिमेंट से डिवाइड करवा रहे थे, A11 से या A22 से सर। तो सर इसमें जब हम -1 से करवाएंगे तो फिर सर वो उसकी कैसे लिखेंगे सर कोड में सर उसको? जी कोड में हम क्या लिखेंगे? जैसे सर आपने जैसे एक जनरलाइज बात की थी ना सर, वो जी ये A33 से डिवाइड कर रहे हैं ना असल में, तो यानी जो इस जगह R3 आ रहा है वो A33 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे R1 था तो A11 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे R2 आएगा तो A22 से डिवाइड होगा। और जो मल्टीप्लाई किससे होगा वो देख लो, ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट, ये 4 है और ये 3 है, तो A43 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो A43 पे हमारे पास 2 मौजूद है और A33 पे -1 मौजूद है। तो हम इस तरह से डिवाइड होने के बाद ये जनरलाइज्ड हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमने हमारा जो फाइनल आ गया, इसमें अब यही अब परफॉर्म करना है हमने। बाकी हमारे पास चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं, 1 -1 2 -1 एंड -8। देयर विल बी नो चेंज, 0 2 -1 1 एंड 6, अगेन नो चेंज। थर्ड रो में भी सर इसमें हमारा पिवट एलिमेंट 1 नहीं होना चाहिए था? नहीं, पिवट एलिमेंट हम इसमें 1 नहीं बना रहे होते, गोयन एलिमिनेशन मेथड की बात करें। वैसे जब हम रो रिड्यूस्ड रो एचेलेंट फॉर्म बना रहे होते हैं तो रिड्यूस्ड रो एचेलेंट फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है कि वहां पे लीडिंग 1 होना चाहिए। अगर हमने किसी मैट्रिक्स को बताना होता है कि ये रिड्यूस्ड रो एचेलेंट फॉर्म में है या नहीं है, तो वहां पे फिर लीडिंग 1 भी देख रहे होते हैं। और ये भी देख रहे होते हैं जिस जगह पे लीडिंग 1 आएगा उसके नीचे तमाम के तमाम एलिमेंट 0 भी होने चाहिए। इस तरह के रूल्स आपने पढ़े होंगे, 4 रूल्स उसमें हैं लिखे हुए लीनियर अलजेब्रा में। अच्छा, अब आखिरी जो है यहाँ पे अब चेंज आनी है। अब इसका फायदा हमें क्या हो रहा है कि हमने जो R3 यूज कर रहे हैं, इसका फायदा हमारे पास ये हो रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास 0 बने हुए हैं। अगर हम R1 यहाँ पे यूज कर लेते तो ये हमारे पास -1 भी 0 नहीं है, 1 भी 0 नहीं है, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में होके यहाँ पे ये चीजें नॉन जीरो बन जाती है हमारे पास। तो जो 0 हमने इतनी मेहनत से बनाए हुए होते हैं वो सारे दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 और R3 जो है यहाँ पे -1 है, तो 2 -2 देयर विल बी 0, और आगे है R4 की जगह पे 4 आ गया +2, और R3 की जगह पे आ गया हमारे पास -1, तो 4 - 2 द आंसर इज 2। सिमिलरली R4 की जगह पे हमारे पास 12 आ गया
प्लस 2 ये फार्मूले का आ गया, और R3 की जगह पे -4 है। तो 12 - 8 द आंसर इज 4। तो ये हमारे पास ए जो है अब चेंज हो रहा है। आपके सिस्टम में भी एक काफी दफा चेंज होगा। तो ये 1 टाइम, ये 2, ये 3 एंड ये 4th इंस्टेंस होगा इसका। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, अब मैं इसको आखिर में रिलेट करूंगा, जो आपने वीडियो देखी है उसको इसको रिलेट करेंगे। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना इज वेरी इजी। हमने जिस तरह इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा था, so we can again rewrite our system of linear equations using the final augmented matrix। अगर मैं इसको दोबारा लिखना चाहूं तो ये मेरे पास आएगा x1 - x2 + 2x3 - x4 is equal to -8, 2x2 - x3 plus x4 is equal to 6, minus x3 minus x4 is equal to -4, and 2x4 is equal to 4। अब इस फॉर्म में लिखने का फायदा ये है कि अभी हमें कुछ नजर आना शुरू हो गया है। हमने बेसिकली हमारा टास्क ये है कि हमने x1 x2 x3 और x4 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x4 जो है इट इज, इसमें 2 को अगर हम इस तरफ ले जाएं तो 4/2 होके ये आपको 2 आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इस x4 को अब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -x3 - 2 इज इक्वल टू -4। अब ये -2 यहाँ पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, और जब ये +2 होगा इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे -2 आ रहा है और माइनस माइनस कैंसिल होकर अगेन आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x3 और x4 की वैल्यूज हमने यहाँ पे रखनी है, तो ये -2 और 2 होके कैंसिल हो जाएगा, और x2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज यहाँ पे रखनी है हमने। तो x में हमारे पास x2 की जगह पे 3 आ रहा है तो -3 हो गया, +2 × x3 ये 2 आ रहा है, और x4 की जगह पे भी 2 आ रहा है, एंड इट शुड बी इक्वल टू -8। तो -3 - 2 -5 हो गया, -5 + 4 -1 हो गया, -1 यहाँ से गया तो +1 हो गया, और x1 की वैल्यू मेरे पास आ गई -7। तो मे भी अगर कहीं मिस्टेक करती है तो आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन जो जनरल मेथड हमारे पास है वो मेथड हमारे पास यही है। अब इसको प्रोग्राम करना कि हमारे पास पहले कॉलम में हम जीरोस बना लें, तो यहाँ पे हमारे पास डबल लूप्स जो हैं वो यूज हो रहे होंगे। अब मैटलैब के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं तो मैटलैब में हमने मैट्रिक्स जो डिफाइन किया है वो इस तरह से डिफाइन करते हैं, यानी 1 2 3 एंड 4 ये पहला कॉलम आ गया। अच्छा, पहले कॉलम में अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमें ये 5th एलिमेंट लेकर आना होगा। ठीक है, ये देखें, ये 1 2 3 और 4 ये मेन मैट्रिक्स के आ जाते हैं, और ये जो आखिरी कॉलम है वहां पे तो हम ऑगमेंट को अलग से शो नहीं कर सकते मैटलैब में, तो वहां पे हम 4x5 का मैट्रिक्स ले रहे होंगे जिसमें 4 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। ये 5th कॉलम की जगह पे हमारे पास P मैट्रिक्स आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह 6 7 8 9 एंड 10 ये आपके पास इस तरह से अपनी मैट्रिक्स बना लिए। अब यहाँ पे आप कोई रो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और रो ऑपरेशन हमने अब जो बनाना है वो हमारे पास देखें मैथमेटिक्स ने हमें लॉजिक दे दिए। ये पहली लॉजिक है R2 - 2R1, ये जनरली लेते हैं R2 - A21/A11 × R1। अब R2 जो पूरे का पूरा मैट्रिक्स है हम उसको कैसे उठाते हैं?
अगर मुझे सेकंड रो चाहिए पूरी की पूरी, अगर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, ए ब्रैकेट 2, 1। लेकिन अगर मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स चाहिए तो मुझे यहाँ पे कॉलन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही मैं A2, कॉलन लिखूंगा तो मुझे सेकंड रो पूरी की पूरी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। और इसके साथ मुझे नेगेटिव साइन चाहिए होता है जो कि मेरे फार्मूले में आ रहा है। और फिर मुझे A1 चाहिए और A1 भी कंप्लीट रो चाहिए। अब यहाँ पे जो डिवीजन करनी है मैंने, वो डिवीजन करनी है A11 से। ठीक है, ये देखो A11 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें A21 से। अब यहाँ पे वो स्पेसिफिक एलिमेंट आ रहे होंगे, इधर यहाँ पे तो रोज पूरी आ रही है ना, और यहाँ पे स्पेसिफिक एलिमेंट आ रहा होगा। अब ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट होगा डिवीजन होने के बाद, ये जब इस ए रो से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब है ये इस ए रो के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस ए रो के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सब्ट्रैक्ट होगा इस रो के साथ। तो जब दो रो सब्ट्रैक्ट होंगी, इसका मतलब है कि दोनों रोज के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। अब ये जो आंसर मेरे पास यहाँ पे आएगा, इस आंसर को मैंने कहाँ पे रखना होगा, ये भी मैंने मैथमेटिक्स में बता दिया कि R2 - 2R1 करके जो आंसर आएगा वो सेव किस में करना है, R2 में करना है। ये आपका पूरे का पूरा जो है ये लॉजिक हमारे पास बन के आ गई कि अब जो A2 है वो अपडेट हो जानी है। A2 में से सब कुछ माइनस किया, माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो दोबारा A2 में सेव कर दिया। तो हमारा जो मैट्रिक्स A है अब ये अपडेट हो जाएगा, इसमें सेकंड रो चेंज हो जाएगी। अब इसमें हम देख रहे होते हैं कि अगर हमारे पास R3 आ जाए तो क्या चेंज आती है। यहाँ पे R2 और R3 में चेंज ये है कि ये R1 सेम रहेगा, A11 भी सेम रहेगा दोनों में, और ये जो आखिरी 1 लिखा हुआ है इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली कहाँ पे आ रही है, अगर ये 2 था तो ये 3 हो गया, और ये 2 था तो ये 3 हो गया। तो सिंपल चेंज हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो अब वही चेंज हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज इट इज, A3 कॉलन माइनस A31 ओवर A11 A1। अब यही बात आगे 4 में चलेगी। ठीक है, कि चेंज जो आनी है वो सिर्फ इस जगह पे आनी है। तो इसका मतलब है अगर मैं लूप एक लगा दूं, 4 का लूप लगा दूं, और 4 का लूप लगाने के बाद चेंज मेरे पास यहाँ पे आ रही है, तो मैं कह दूं 4i फ्रॉम, स्टार्ट होगा 2 से, हमेशा सेकंड रो से स्टार्ट होना है, 2 2, और जाना कहाँ से है, जाना कहाँ तक है। अब अगर इस मैट्रिक्स में जो आखिरी एलिमेंट है मेरे पास ये mn, अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं, ठीक है, m रो है और n कॉलम्स हैं, तो जो आखिरी एलिमेंट होगा वो मेरे पास इस रो का वो m होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 2 से लेकर जितना भी मुझे साइज मिला है, अगर मेरे पास मैट्रिक्स का जो है साइज वो 4 का है, इसमें 4 रोज हैं, तो मैं यहाँ पे 4 तक लेकर जाऊंगा। यानी यही ऑपरेशन पहले 2 के लिए किया, 3 के लिए किया, और फिर 4 के लिए करूंगा, और उसके बाद स्टॉप कर दूंगा। अगर मेरे पास 100 है तो मैं इसी एल लूप के अंदर यहाँ पे 100 लिख दूंगा, तो ये मेरे पास सारी की सारी 100 रोज जो है वो जीरोस बन के आ जाएंगे वहां पे मेरे पास। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। हमारे पास टाइम भी थोड़ा रह गया, तो मैं आपको थोड़ा ये इसको आइडिया दे देता हूँ। तो एक लूप के अंदर जब हमने लिखा तो मेरे पास ये चीज आ गई, आई लिख दिया यहाँ पे, और माइनस AI1 ओवर A11 इंटू A1 कॉलम आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। गुड, हो यस गया। सर, आ रही है। अच्छा, सर ये लास्ट में जरा दोबारा बताइएगा, ये जो अभी फॉर लूप लगाई है।
ये मैंने आपको वीडियो शेयर करूंगा, आपको दोबारा उसमें सुननी होंगी, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास टाइम भी थोड़ा रह गया और यहाँ पे लाइट नहीं है, इस वजह से ये भी हो सकता है कि लैपटॉप ऑफ ही ना हो जाए कहीं पे। तो इससे अगला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आप यही बात क्लियर हो जाएगी। अब हमने चलना है सेकंड कॉलम की तरफ। जब हम सेकंड कॉलम में जाएंगे तो सेकंड कॉलम में क्या होगा हमारे पास? सेकंड कॉलम में जो नोटेशंस बननी है वो इस तरह की बनेगी कि हमने R3 और R4 को 0 करना होगा और R2 को हमने यूज करना होगा। A22 हमारे पास नीचे आ रहा होगा और ऊपर आ रहा होगा A32। इसी तरह R4 जब हमारे पास होगा तो यहाँ पे A42 आ रहा होगा, नीचे A22 आ रहा होगा और R2 में चेंज आ रही होगी। तो आपने देखा कि जब हम दोबारा हमने आना है तो दोबारा आने की सूरत में हमारे पास ये अब 2 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें कोई वेरिएबल लेकर आना पड़ेगा। और क्या चेंज आ रही है हमारे पास? अब जो दूसरा लूप होगा जे वाला, फॉर जे फ्रॉम, अब जे जो स्टार्ट हो रहा है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फर्स्ट कॉलम से, है ना। हमारे पास यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है, अभी तो फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद यहाँ देखे 2 आ गया। तो ये 2 डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे भी 2 आना चाहिए और ये 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, इधर भी 2 आ गए। तो जहाँ पे पहले 1 1 थे वहां सब पे 2 आ गए। तो हमारी लॉजिक अच्छी बन रही है, हमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है कि अगर हम एक और लूप लगा देते हैं जो कि फ्रॉम 1 टू n 1 टू, अगर हम इसको यहाँ पे रख लें, कहाँ तक चलानी है हमने रोज, m तक चलाएंगे, नहीं m तक भी नहीं, m-1 तक चलाएंगे। या आपने सोचना है कि m-1 क्यों कर रहे हैं? m-1 हमने इसलिए किया है कि हमने जो जीरोस करने हैं वो आखिरी में तो हमने जीरो नहीं करना ना, आखिरी कॉलम में। ये टोटल हमारे पास m कॉलम्स हैं, ये एक एक्स्ट्रा होगा तो m+1 बन जाएगा। ये m कॉलम्स जो हैं इनमें से एक कम में करना है, यानी हमने पहले कॉलम में किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, चौथे में नहीं करना हमेशा। तो हमेशा आखिरी कॉलम में नहीं करना, इस वजह से मैंने m-1 तक कर दिया है। और ठीक है, अब क्या हुआ? अब मुझे यहाँ पे जहां पे मैंने पहले 1 लगाया था वहां पे मैं लगा रहा हूँ जे, ये मेरे पास दूसरा लूप आ गया। लेकिन अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा।